हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 12वीं एनसीईआरटी बुक का दूसरा पाठ मानव जनन पढ़ रहे हैं और अभी तक के वीडियो में लगभग इसके हर एक बिंदुओं को विस्तृत तरीके से हम समझ चुके हैं। अब आज हम लेकर आए हैं इस पाठ के अति महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न, जिनका उत्तर एक शब्द में दिया जाता है, और ऐसे प्रश्नों का संग्रह जो अभी तक किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं, और विशेष रूप से जो आपकी बोर्ड परीक्षा 12वीं की होती है उसमें अभी तक लगभग ऐसे हर साल जो भी प्रश्न आते हैं उन सभी का संग्रह। आज के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से ध्यान एकाग्र करके कंसंट्रेट होकर के बैठ जाइए। और पूरा छोटा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा। बिना स्किप किए हुए पूरे एक एक प्रश्न को आप देख लें, समझ लें और उसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव के वृषण का तापमान कितना होता है। तो आपको जब वृषण की संरचना पढ़ाया गया था तो उस टाइम पे ये बातें आई हुई थी। तो मनुष्य का जो वृषण होता है उसका तापमान कितना होता है, तो शरीर की तुलना में कितना होता है। तो शरीर की तुलना में 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस यानी 2.5 डिग्री सेल्सियस तक शरीर से ये कम तापमान होता है, और इसी तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आया था जो बड़े 2 नंबर में आता है कि जो मानव के जो वृषण होते हैं उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। तो उसका भी कारण यही है, क्योंकि जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह शरीर के ताप से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान में होता है, ठीक है ना। चलिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो मनुष्य के वृषण में कितनी वृषण पालिकाएं, बहुत महत्वपूर्ण है ये, तो कितनी वृषण पालिकाएं अथवा कक्ष होते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, 250 कक्ष, ठीक है ना। शुक्राणु का निर्माण किन नलिकाओं में होता है, ठीक है। तो ये कौन सी नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। कौन सी? शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। और यहीं से प्रश्न यदि कर दिया जाए कि कौन सी कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो ध्यान रखना है कि ये कौन सी होती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया अथवा इसी को कहा जा सकता है शुक्रजन कोशिकाएं, ठीक है ना। दोनों प्रकार की कोशिकाएं आपको ध्यान रखना, क्योंकि जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये आपको पता होगा यदि वृषण की संरचना आपने इस वीडियो को देखा होगा। यदि नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा कि 2 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। एक शुक्रजनक कोशिकाएं यानी जिनसे शुक्राणु का निर्माण होता है, जिनको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी होती हैं सर्टोली कोशिकाएं, ठीक है ना। तो देखिए, दूसरा अगला जो प्रश्न आपका है वो क्या है, शुक्राणुओं का पोषण किन कोशिकाओं द्वारा होता है। लीजिए, ये प्रश्न आ ही गया यहाँ पे। तो कौन सी वो कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिकाएं। ये कहाँ पाई जाती हैं, यह भी शुक्रजन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। तो जो शुक्राणुओं का पोषण होता है यह किसके द्वारा होता है, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा होता है। याद होगा, मैंने वीडियो में आपको बताया था कि जब शुक्राणु परिपक्व होने की स्थिति में होते हैं या परिपक्वन की स्थिति में होते हैं बनने के पश्चात, तो यह सर्टोली कोशिकाओं में समा जाते हैं, धस जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये प्रश्न भी बन सकता है, तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पुंजन या एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, पुंजन या एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव किन कोशिकाओं द्वारा होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो ये वाला और ये प्रश्न मोस्ट है, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कोशिकाएं हैं, अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं। और अंतराली कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि शुक्रजन नलिकाओं के बाहर जो अंतराली अवकाश होते हैं वहां पर ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है कि शुक्राणुओं का जो भंडारण व परिपक्वन होता है वो कहाँ होता है। इट इज मोस्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये कहाँ होता है, अधिवृषण, या इसी को क्या कहते हैं, एपिडिडाइमिस कहते हैं, ठीक है ना। वृषण की संरचना में ये भी आया था, ठीक। तो अब अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मानव के नर जनन तंत्र का मुख्य अंग क्या है। तो बहुत इजी है, ये क्या है, वृषण होगा। इसी तरह एक प्रश्न और है अगला कि स्त्री जनन तंत्र का मुख्य अंग क्या होगा। ये भी बहुत इजी प्रश्न है लेकिन है महत्वपूर्ण। कौन सा होगा, अंडाशय होगा। अब जो अगला प्रश्न ले रहे हैं वो क्या है, शिश्न के समरूप, बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना। शिश्न के समरूप मादा में, यहाँ मद आ गया है, मद नहीं है ये, क्या है, मादा है, मिसप्रिंट हो गया है,
ठीक है, तो ये क्या है, मादा है। तो मादा में कौन सा अंग होता है, तो ये कौन होगा, भगसेप। एनसीईआरटी की भाषा में भगसेप, ऐसा अंग्रेजी इसका क्या होता है, क्लाइटोरिस। ठीक है, तो ये हो गया क्या, शिश्न के समरूप अंग मादा में कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है क्लाइटोरिस या भगसेप। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मनुष्य में गर्भधारण का समय कितना होता है। ठीक है, तो ये 280 दिन के करीब होता है, आपकी बुक में है। और वैसे महीने में 9 माह एवरेज में, और वैसे तो 9.5 माह तक हो सकता है, लेकिन 9 माह दिया हुआ है तो आपको टिक कर लेना है इसको। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मानव में अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणुओं का संग्रह किसके द्वारा होता है, कौन सा अंग है जो अंडाणुओं का संग्रह करता है। तो जब मादा जनन तंत्र हम पढ़ रहे थे, तो उसमें अंडवाहिनी यानी फेलोपियन जो ट्यूब होती है, उसका एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं कीपक, और उस कीपक के शुरुआत में अंगुली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिनको फिम्बरी या झालर कहते हैं। वही एक अंग है जो क्या करता है कि संग्रह करता है किसको, अंडाणुओं को। ठीक है ना, तो कीपक यानी झालर जैसी संरचना आपने ऐसे ऐसे कीपक में देखा होगा। ठीक है ना, तो यही जो झालर उंगली जैसे होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, अंडाणुओं का संग्रह होता है। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलिए आगे की ओर बढ़ें थोड़ा सा। तो अगला प्रश्न क्या है, मानव में निषेचन कहाँ होता है, मोस्ट ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ये मोस्ट प्रश्न है ये। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है तुम्बिका अथवा एम्पुला, ये अंडवाहिनी के ही पार्ट हैं, अथवा अंडवाहिनी कह देगा इसमें, या कई बार फेलोपियन ट्यूब लिख देता है। तो आपको ये चारों प्रकार के उत्तर याद रखना है, तुम्बिका, एम्पुला, अंडवाहिनी अथवा जो फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो ये तुम्बिका और जो एम्पुला है, ये क्या है, पार्ट है, या तो तुम्बिका कहिए या एम्पुला कहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये विस्तृत तरीके से आपको बताया जा चुका है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव में गर्भाशय का आकार कैसा होता है, जो आपकी बच्चेदानी होती है मादा में, ठीक है ना, यूट्रस, तो वो किस आकार का होता है, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये उल्टे नाशपाती जैसा होता है। जब हम गर्भाशय की संरचना की बात जब हो रही थी, तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी, उल्टे नाशपाती के जैसा इसका आकार होता है। तो मानव में अंड जनन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव में अंड जनन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, तो ये कहाँ होगी, तो आपको ये पता ही है, अंडाशय में होती है। ठीक है ना, ओवरी यानी अंडाशय में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव में शुक्राणु जनन की क्रिया कहाँ कंप्लीट होती है, कहाँ पूर्ण होती है, तो आपको रखना है, याद रखना है, क्या कहाँ होती है, वृषण में होती है। चलिए आगे की ओर बढ़ें। तो शुक्राणु के अग्रभाग को, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है ना, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन जो अति महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है, उनको हम अलग से बता रहे हैं आपको। तो शुक्राणु के अग्रभाग को क्या कहते हैं, इसको हम एनसीईआरटी की भाषा में क्या कहेंगे, अग्रपिंडक कहेंगे, या इसी को एक्रोसोम कहते हैं। ठीक है ना, यही जो है अंडभेदन में सहायक होता है। जब निषेचन के समय पर जो एक्रोसोम या अग्रपिंडक होता है, यही क्या करता है, अंडभेदन यानी अंडाणु को भेदित करता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये क्या होगा, जो तृतीयक पुटक, ठीक है, जो तृतीयक पुटक की गुहा जो तरल से भरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर नहीं है, लेकिन हम आपको बताए दे रहे हैं। जो तृतीयक पुटक होता है, ये कहाँ की बात हो रही है, ये अंडाशय के अंदर जब अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया चल रही होती है, तो उस टाइम पर जो तृतीयक पुटक बनता है, ठीक है ना, तृतीयक पुटक फिर आगे ग्राफी पुटक बनता है। ठीक है ना, अंडाशय की संरचना में आपको यदि देखा होगा तो समझ में आ जाएगी बातें। तो तृतीयक पुटक की जो गुहा, यानी उसमें एक गुहा बन जाती है जिसमें एक तरल द्रव भर जाता है। ठीक है, तो उसको कहते क्या है, तो इसको हम क्या कहेंगे, गह्वर, गह्वर, या इसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। ठीक है ना, गह्वर या एंट्रम, याद रखना है आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलें, और अगला जो प्रश्न हमारा है वो क्या है, आर्तव चक्र यानी माहवारी, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, कुछ भी कहिए, आर्तव चक्र कितने समय के बाद दोहराया जाता है, तो ये याद रखना है कि यह क्या होता है, 28 से 29 दिन आपकी बुक में लिखा हुआ है। और रक्त स्त्राव पूछ देता है कि कितने दिन तक होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से 5 दिन। ठीक है ना, रक्त स्त्राव जो होता है वो कितने दिन तक होता है, तो कितने दिन होगा, ये 2 से 5 दिन होगा। और आर्तव चक्र की जो अवधि होती है कितने दिन में रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है 28 से 29 दिन। ठीक है, आगे प्रश्न क्या है, पीतपिंड का या कार्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है भैया, अंडोत्सर्ग के बाद जो
पुटिका कोशिकाओं की जो संरचना बचती है, यानी जो पुटिका कोशिकाएं जो बच रही हैं, ग्रेन्युलोसा कोशिकाएं जो बच रही हैं, वो एक विशेष संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पीतपिंड या कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यह कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, यह करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्त्राव। और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा बेटा, ये हार्मोन्स क्या करता है, गर्भाशय की जो अंतः दीवार होती है उसको सुरक्षित रखता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार होता है। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ें थोड़ा सा। तो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रथम माहवारी को क्या कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण। प्रथम माहवारी जब लड़कियों में शुरू होती है, यानी पहला ऋतुस्राव जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं इसको। ठीक है, ये सही जोड़ी में कई बार आ चुका है, ये याद रखना है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, तो मेनार्क या रजोदर्शन। 50 वर्ष की उम्र में माहवारी बंद होने की स्थिति को क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ से अब आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। जब जो महिला 50 वर्ष या 45 वर्ष के ऊपर है, यानी कि ज़्यादा उम्र की हो गई है, और उसमें माहवारी या ऋतुस्राव जब बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे। ऐसा नहीं कि बीच में कोई अभी यंग स्टेज की महिला है और उसमें बीच में कतिपय कारणों से दुर्बलता, कमजोरी या कोई सी रोग व्याधि की स्थिति में यदि मान लीजिए कि जो आपका माहवारी है वो बंद होता है, तो उस स्थिति की बात नहीं हो रही है। अंतिम समय यानी 50 वर्ष की उम्र के बाद या उसके आसपास की जो उम्र होती है, उस उम्र में यदि मान लीजिए जो माहवारी है वो बंद होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति या इसी को मीनोपाज कहते हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, आगे की ओर चलें तो मानव में 8 से 16 कोरक खंड वाले भ्रूण को हम क्या कहेंगे। जब युग्मनज विभाजित होने लगता है, यानी विभाजन शुरू होता है, उसका विदलन शुरू होता है, तो ऐसी स्थिति में जब वह 8 से 16 कोरक खंड, 8 से 16 कोशिकीय स्थिति उसकी आती है। 8 से 16 कोशिकाएं, पहला विभाजन 2 कोशिकाएं, दूसरा विभाजन 4 कोशिकाएं, फिर 8 कोशिकाएं, फिर 16 कोशिकाएं। इस तरह जो 8 से 16 कोशिकाओं वाला जो भ्रूण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनसीईआरटी की भाषा में तूतक कहेंगे या मारुला कहेंगे। ठीक है ना, तूतक या मारुला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आपके लिए आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और हर वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हुए, समझते हुए और लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। ठीक है ना, क्योंकि देखिए बेटा, एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत, बहुत समय लगता है। चुन चुन करके एक एक प्रश्न को संग्रह करना, उनको टाइप करना बहुत कठिनाई का ये वीडियो होता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इसको स्किप ना करते हुए पूरा देखें और साथ ही साथ इसको लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें। ठीक है ना, चलिए आगे की ओर हम बढ़ें थोड़ा सा। और अगला प्रश्न क्या है, पोषकोरक पर अंगुली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोषकोरक, देखिए अब जब जो भ्रूण विकास कर रहा है, ठीक है ना, थोड़ा विकासी क्रम में है, अर्थात 16 कोशिकाओं से जब ऊपर हो जाता है, तो इसमें 2 प्रकार की लेयर बनती है। ये हम बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार शॉर्ट में बता दे रहे हैं। ये 2 प्रकार की इसमें लेयर बनती है। एक लेयर जो है बाहर की तरफ होती है और एक लेयर कहाँ होती है, अंदर होती है। ऐसे कोशिकाओं की ऐसे लेयर बनती है। जो बाहर की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोषकोरक कहेंगे, और जो अंदर की तरफ होती है तो अंतर कोशिकी समूह कहेंगे। ठीक है ना, तो जो पोषकोरक, यही कह रहा है कि पोषकोरक के बाहर की तरफ ऐसे उंगली जैसे उभार बनते हैं। ठीक है ना, ये ऐसे, इस उभार को हम क्या कहेंगे, तो जरायु अंकुरण कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, जरायु अंकुरक या कोरियानिक पिलाई कहते हैं इसको। बहुत महत्वपूर्ण है। यही फिर आगे चलकर क्या करता है, यह गर्भाशय की जो गर्भाशयी ऊतक होते हैं, उन ऊतकों के साथ मिलकर के एक विशेष संरचना बनाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा या जरायु कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो अब आगे चलें। ठीक है ना, आगे 20वां जो प्रश्न आपका है वो क्या कह रहा है, जरायु अंकुरक और गर्भाशय ऊतक से बनने वाली संरचना। देखिए अभी बताया गया आपको, तो जरायु अंकुरक और गर्भाशय जो ऊतक होते हैं उनसे बनने वाली संरचना क्या कहलाएगी, तो ये कौन सी संरचना कहलाएगी, अपरा या प्लेसेंटा। और ये जानते हैं अपरा या प्लेसेंटा जो होता है उसी के अंदर भ्रूण क्या होता है, पल रहा होता है। और अपरा प्लेसेंटा के कार्य भी बड़े प्रश्न में पूछता है, जिसको आपको विधिवत बताया गया है। बड़े वीडियो जो आपको इस टॉपिक से संबंधित था, उसमें अपरा प्लेसेंटा को बहुत विस्तृत तरीके से बताए हैं और उनके कार्य भी बताए हैं। तो यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो
जो भी हमारे बने इस पार्ट के, उन सबको एक एक करके क्रमशः देख लेंगे। ठीक है, तो अपरा या प्लेसेंटा जो होता है यह भ्रूण को पोषण भी देता है और ये सुरक्षा भी करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, मादा में प्रसव के आरंभिक दिनों में स्त्रावित दुग्ध को क्या कहेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है भैया, ये इसका तो प्रचार प्रसार भी आपके टीवी रेडियो में बहुत आता है। तो वो कौन सा है, वो कौन सा ऐसा दुग्ध है जिसको प्रसव के आरंभिक दिनों में मादा के द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो क्या होता है, ये खीस या कोलेस्ट्रम कहलाता है। और इसको तो डॉक्टर भी कहते हैं भैया, कि जैसे प्रथम शिशु जो होता है प्रसव के पश्चात माता का स्तनपान उसको कराना चाहिए, क्योंकि जो कोलेस्ट्रम होता है या जो खीस होता है इसमें बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो शिशु को रोगों से सुरक्षित करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना है, इसलिए कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब प्रसव के लिए आवश्यक हार्मोन कौन होता है भैया? तो ये ऑक्सीटोसिन होता है। इसका तो इंजेक्शन भी दिया जाता है, जो प्रसव के टाइम पर जिन महिलाओं में इसकी कमी होती है या प्रसव में समस्या होती है तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन है। ठीक है ना, फिर अगला जो 23वां प्रश्न हमारा है, मानव में अंडोत्सर्ग के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अंडोत्सर्ग के लिए तो कौन सा है? LH, जिसको हम क्या कहते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि से कौन? LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH कहाँ से निकलेगा? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है, तो दो हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं इससे संबंधित, एक होता है STH, ठीक है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक पुटिका प्रेरक हार्मोन्स जो होता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? LH होता है। ठीक है, तो अब आगे की ओर बढ़ें, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, युग्मनज के विभाजन की प्रारंभिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मनज के विभाजन की जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, जो शुरुआत में जब विभाजन होता है युग्मनज का, तो क्या कहलाता है? विदलन या क्लीवेज कहलाता है। ठीक है ना, अब जो अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है वो क्या है? माहवारी के समय गर्भाशय की कौन सी दीवार हर महीने नष्ट होती है? तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कौन सी है? अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है? अंतः स्तर या एंडोमेट्रियम, आपको याद रखना है। ये लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये 25 प्रश्नों का 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके पास हम लेकर आए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और महत्वपूर्ण भी लगे होंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को संग्रह करके रखिएगा। और अब आगे हमारी कोशिश हर पाठ में बनी रहेगी, हर पाठ में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे संग्रह आपके पास लेकर के आएँ। बस इतना हम निवेदन करेंगे कि यदि आपको ये इस तरह के वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों तक पहुंचाना है, ताकि वो भी इन प्रश्नों का लाभ ले सकें, इन वीडियोज़ का लाभ ले सकें। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।